अच्छा जी, स्लाइड आप लोगों को नजर आ रही है ये एग्रीगेट डेटा यूजिंग ग्रुप्स की? यस सर, आ रही है। यस सर। देखिए, हमने स्टार्ट में थर्ड चैप्टर के अंदर ये बात की थी कि दो तरह के फंक्शंस हमारे पास होते हैं। एक वो जिनकी सिंगल इनपुट होती है और सिंगल आउटपुट होती है, वो हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ लिए थे, जिनको हम सिंगल रो फंक्शन कह रहे थे। ये एग्रीगेट फंक्शन है, समराइज फंक्शन इनको बोलते हैं, ग्रुप फंक्शन इनको बोलते हैं, मल्टी रो फंक्शन इनको बोलते हैं। इन सबका एक ही मतलब है। काम ये किस तरह करते हैं कि बहुत सारी इनपुट्स होती हैं, सिंगल आउटपुट होती है कि 5 वैल्यूज को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट तो एक ही आना है। 5,000 वैल्यूज को ऐड कर दो तो रिजल्टेंट तो एक ही आना है ना। तो मल्टीपल इनपुट्स होंगी, सिंगल क्या होगी, आउटपुट होगी। ये उसने इसकी एग्जांपल हमारे पास दे दी है। उसने कहा है कि जी ये जितनी भी सैलरीज है उन तमाम सैलरीज की में से जो मैक्सिमम सैलरी है वो निकाल दो। तो वो 1,000 रिकॉर्ड के ऊपर से चेक करेगा और उसमें से जो मैक्सिमम वन होगी वो रिजल्टेंट के तौर पे आ जाएगी। तो इसका मतलब है बहुत सारे रिकॉर्ड्स के ऊपर एग्जीक्यूशन होगी और सिंगल रिजल्ट आएगा। इसको हम क्या कहते हैं, ग्रुप फंक्शंस हम बोलते हैं। फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फंक्शंस जो हमारे पास ग्रुप फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं? एवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, स्टैंडर्ड डेविएशन, सम और वेरिएंस। ये सब वो हैं जो मल्टीपल रिकॉर्ड्स के ऊपर एग्जीक्यूट होंगे और सिंगल रिजल्ट आएगा। एवरेज का पता है, काउंट का पता है, मैक्स, मिन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है कोई बता देगा मुझे? स्टैट्स पढ़ी हुई है ना आप लोगों ने? जी, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? मीन इंडिविजुअल से वैल्यूज, डिफरेंस। इंडिविजुअल वैल्यूज को मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक हो गया। इसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन बता दो मुझे, इस्तेमाल का होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इस्तेमाल का होते हैं? सर एक्सट्रीम्स फाइंड करने के लिए। सर रिपोर्ट तैयार करने में, जैसे एनुअल रिपोर्ट। कोई आपकी लॉजिकल आंसर नहीं आ रहा कि प्रैक्टिकल बात बताएं कि यार ये इस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं तो सम का फंक्शन भी होता है, एवरेज भी होता है, वो तो बोल्ड करना और इटैलिक करना जो करेक्टर्स को होता है वो भी रिपोर्ट के लिए करते हैं। ये तो कोई जवाब ना हो आपका। स्पीकर पे यार पता होगा, ये कैसे हो सर सकता है? आपने एक्सट्रीम्स स्टैट्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक हो गया, जिसका एक्सट्रीम्स फाइंड वेरिएंस करते हैं। सबसे ज्यादा या सबसे कम हो तो वो पता चल जाता है कि वो एक्सट्रीम मोस्ट है क्या एक्सट्रीम लीस्ट है। प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल क्या है ये बता दें आप मुझे। जो आप कह रहे हैं वो तो आप अगर सही कह रहे हैं, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? ये जो हम एक्सट्रीम्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो इसका फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? कहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं हम इनको? सर मेरे ख्याल से स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स की प्रिडिक्शन में। यार प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो उसमें प्रोबेबिलिटी का जो ताल्लुक है वो बहुत ज़्यादा है इससे। तो अगर इसका कोई किसी एक फार्मूले या तरीक़ेकार में ये इस्तेमाल होता भी है तो ये इसका यूजेज सुनाना होगा मुझे। जी जी, स्पीक अप। और वहाँ पे गेम थ्योरी और प्रोबेबिलिटी और ये चीज़ें ज़्यादा चलती हैं। जितना भी आपके पास ये ना बैटिंग की साइट्स हैं और स्टॉक एक्सचेंज है वो गेम थ्योरी के ऊपर बेस करती है, वो आपके बाकी चीज़ों के ऊपर उतना बेस नहीं करती। ठीक। हमारे पास जो स्टेट्स का कॉलेज है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, उसका नाम क्या है? कोई बताएगा? जी। एलए कॉलेज। खुदा का कोई खौफ करो तुम, हेले कॉलेज कॉमर्स का कॉलेज है। स्टेट का कॉलेज, हेले कॉलेज कहाँ से आ गया? कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुरियल साइंसेज। हाँ बिल्कुल ठीक है, कॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड एक्चुएरियल साइंसेज। एक्चुएरियल क्या होता है?
हम्म, कभी अगर आप फिल्मों में देखें तो वो जुआ खेल रहे हों और उसके ऊपर रोलट घुमा रहे हों और उसके ऊपर वो पैसे लगा रहे होते हैं। जो बंदा खड़ा होकर रोलट घुमाता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो एक्चुएरियल होता है। जो सारी गेम को मॉनिटर कर रहा होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का ख्याल रख रहा होता है। सेम, अगर चार लोग ताश खेल रहे हैं और कैसीनो के अंदर एक बंदा डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो एक्चुएरियन है। वो क्या है? एक्चुएरियन। ये जो हमारे पास बैटिंग और ये चीज़ें है, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करती हैं, और इसके ऊपर गेम थ्योरी के बहुत मजे के एल्गोरिथम्स बने हुए हैं, जिसमें टेक्निकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? डिसीव करना। कि आपने लोगों को डिसीव ऐसे करना है कि वो गलत चीज़ के ऊपर पैसे लगाएं, सही चीज़ के ऊपर पैसे ना लगाएं। तो इसके ऊपर एक लंबे एल्गोरिथम्स हैं और शानदार एल्गोरिथम्स हैं, लोगों ने बहुत काम किया हुआ है। तो उसका स्टैंडर्ड एविएशन से ताल्लुक उस तरह नहीं बनता। स्टैंडर्ड एविएशन जनरली स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये एक टी शर्ट जो है बाहरी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो वो मेरे से पूछेंगे कि इस टी शर्ट में जो कॉलर साइज है, अगर ये कॉलर साइज है 16, तो वो कहेंगे अच्छा 16.00012 तक अगर ये चला जाएगा तो ठीक है, एक्सेप्टेबल है। इतना साइज बड़ा भी हो जाएगा, एग्जैक्ट 16 ही होगा, 16.1 तक चला जाएगा, एक्सेप्टेबल है। और 15.9 तक भी होगा तब भी एक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा वेरिएशन होगी तो फिर हम उसे 16 काउंट ही करेंगे, और वो वाला जो सैंपल है वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो शर्ट रिजेक्ट हो जाएगी आपकी। तो इसका मतलब है हमने एक लिमिट उनको बता दी कि कहाँ से कहाँ तक हम एक्सेप्ट करेंगे। 16 का मतलब क्या हुआ? 15.9 से लेके 16.1 तक। इससे कम, इससे ज़्यादा को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? ये चीज़ स्टैंडर्ड डेविएशंस या वेरिएंस से हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी मदद से हमें ये पता लगता है। फिर इसका दूसरा इस्तेमाल क्या है? मैं कहता हूँ कि मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान की तरफ से खेलता था, उसकी भी 50 एवरेज है। शाहिद अफरीदी भी पाकिस्तान की तरफ से खेलता था, उसकी भी एवरेज 50 है। तो कौन सा ज़्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर हुआ? जी, कोई बताएगा मुझे? मोहम्मद यूसुफ। जिसकी स्टैंडर्ड एविएशन कम मोहम्मद हो। यूसुफ इसलिए कि हमने एग्जैक्टली जो मीन से कम डेविएट करेगा, जिसकी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगी? कम होगी। अब हमें पता लगता है कि 30 इनिंग्स में अफरीदी 0 पे आउट हुआ है और 30 इनिंग में उसने 100 किया, तो उसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है। मोहम्मद यूसुफ का हमें पता लगता है वो 30 के बाद ही आउट होता है और 60-70 तक कर ही लेता है। तो इसका मतलब है उसकी वेरिएशन कम है, तो ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर कौन सा होगा? मोहम्मद यूसुफ ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। तो जिसकी स्टैंडर्ड एविएशन या वेरिएंस कम होगा, वेरिएंस का मतलब ही क्या है? वेरिएशन फ्रॉम द मीन। जिसकी वेरिएशन या वेरिएंस कम होगा, वो क्या होगा आपका? अल्लाह भला करे, वो आपका कंसिस्टेंट प्लेयर होगा। और जिसकी वेरिएंस ज़्यादा होगी, वो आपका इनकंसिस्टेंट प्लेयर होगा, कि वो बहुत अच्छा भी स्कोर कर सकता है, बहुत बुरा भी कर सकता है। तो खैर, ये हमारे पास इन दोनों फंक्शंस का पर्पस है। लेकिन हमें बहरहाल इसके सिंटैक्स इंपॉर्टेंस है, ये क्या करते हैं वो हमें एक आइडिया बस होना चाहिए। आगे चल रहे हम। सिंटैक्स आ गया है। सिलेक्ट, कॉलम, ग्रुप फंक्शन, फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय। आ गया। ये हमारे पास उसने पहली एग्जांपल दे दी है। सेलेक्ट एवरेज सैलरी, मैक्स सैलरी, मिनिमम सैलरी, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयर्स वेयर जॉब लाइक रिप्रेजेंटेटिव, आरईपी। तो जिनकी जॉब्स में आरईपी आ रहे हैं उनकी एवरेज सैलरी आ जाएगी, मैक्सिमम सैलरी आ जाएगी, मिनिमम सैलरी आ जाएगी और सम ऑफ सैलरी आ जाएगी। इस क्वेरी में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी बात कोई जो आपको समझ ना आ रही हो इसमें? अगर ये बात समझ आती है तो हम आगे चलें। यस सर। मिनिमम हायर डेट और मैक्सिमम हायर डेट, दो फंक्शन और इसने इस्तेमाल किए। तो वो मिनिमम डेट उठा लेगा और मैक्सिमम डेट उठा लेगा एम्प्लॉयज में से। अब ये मिनिमम और मैक्सिमम जो हैं, ये नंबर पे भी चलते हैं, डेट पे भी चलते हैं और करेक्टर पे भी चलते हैं।
जब मैं मिनिमम कैरेक्टर्स कहूंगा तो वो ए से स्टार्ट होने वालों को मिनिमम कंसिडर करेगा और जेड से स्टार्ट होने वालों को मैक्सिमम कंसिडर करेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पे, कैरेक्टर पे और डेट पे, तीनों के ऊपर चलते हैं। काउंट, select count asterisk from employees where department ID is equal to 50। तो ये डिपार्टमेंट नंबर 50 में काम करने वाले लोगों का काउंट बता देगा कि कितने लोग हैं जो डिपार्टमेंट नंबर 50 में हैं। 1 2 3 4 5 7 कितने भी होंगे वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। अगर मैं सिलेक्ट काउंट asterisk करूँ फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर ना लगाऊं तो वो पूरे टेबल का काउंट मुझे दे देगा कि पूरे टेबल में टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हैं। ये बात समझ आती है? Yes, sir. Count expression returns the number of rows with no null values for the expression. Displays the number of department values in the employee table excluding the null values. Select count commission percentage from employees where department ID is equal to 80। तो वो कह रहे हैं कि आपने मुझे वो वाले लोग दिखा दें जिसमें नॉन नल वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब काउंट जब मैं करूंगा तो मेरे पास 15 लोग हैं, उनमें से 3 लोग ऐसे हैं जिनको कमीशन दे रहे हैं, बाकी सबको हम कमीशन नहीं दे रहे, तो वहां पे नल पड़ा हो। नल इज नॉट अ वैल्यू। नल की डेफिनेशन हमने क्या की थी? नल की डेफिनेशन हमने क्या की थी? Unknown value. Absence of data. एब्सेंस ऑफ वैल्यू, नॉट अननोन वैल्यू, एब्सेंस ऑफ वैल्यू। देखिए, अगर मैं अपनी तस्वीर एक टेबल के कॉलम में स्टोर करवाता हूँ तो वो स्टोर कैसे होगी कि 2 बाइट्स के अंदर वो बताएगा कि इमेज का साइज कितना है। मैं कहता हूँ 100 बाइट्स, तो 2 बिट के बाद वो अगली 100 बाइट्स जो है वो एज वैल्यू उठा लेगा। तो कॉलम लेंथ प्लस कॉलम वैल्यू, दोबारा बोल रहा हूँ, कॉलम लेंथ प्लस कॉलम वैल्यू के कॉम्बिनेशन में डाटा क्या होता है? स्टोर होता है। लेकिन जब मैं नल की बात करता हूँ तो नल के अगेंस्ट में ना कोई कॉलम लेंथ होती है ना कॉलम वैल्यू, ये कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसीलिए सब क्या बोलते हैं? एब्सेंस ऑफ वैल्यू। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप वो वाले रिकॉर्ड शो कर दें जिनमें नल के अलावा वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। तो सिर्फ 3 लोग ऐसे थे जिनकी वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, काउंट में वो तीनों नजर आ गए। इसका मतलब है ग्रुप फंक्शन जो है वो काउंट को कंसीडर नहीं करते। वो किसको कंसीडर नहीं करते? काउंट को कंसीडर नहीं करते, नल को कंसीडर नहीं करते। जब भी ग्रुप फंक्शन आप इस्तेमाल करेंगे और कोई वैल्यू नल है तो वो नल को कंसीडर ही नहीं करेगा। काउंट वो कर रहा है डिस्टिंक्ट डिपार्टमेंट आईडी। हमारे पास कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट पड़े हैं, मैंने डिस्टिंक्ट का कीवर्ड लगा दिया। अब कोई भी डिपार्टमेंट आईडी रिपीट नहीं होगी, तो कितने डिफरेंट डिपार्टमेंट आईडीज हमारे पास आ गए? 7, वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें कोई ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो? स्लाइड नंबर 10। हम आगे चलें। यस सर। Select average commission percentage from employers। अब यहाँ पे जब मैं एवरेज कमीशन निकाल रहा हूँ तो ये एवरेज कमीशन ठीक नहीं निकल रहा। क्यों? वो जब एवरेज कमीशन निकालता है तो उसे 3 रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिनमें कमीशन है, बाकी 10 रिकॉर्ड में कमीशन नहीं है। वो 3 का सम करता है और उसे 3 से डिवाइड करके दे देता है। लेकिन जब मैं एवरेज कमीशन मांग रहा था तो टेक्निकली मैं पूरे के पूरे 13 रिकॉर्ड्स की एवरेज मांग निकालना चाह रहा था। मैं 3 रिकॉर्ड्स की नहीं निकालना चाह रहा, मैं कितने रिकॉर्ड्स की निकालना चाह रहा हूँ? 13 रिकॉर्ड्स, सारे के सारे रिकॉर्ड्स। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब मुझे कमीशन परसेंटेज जो अंदर लगा हुआ है इसके ऊपर एनवीएल का फंक्शन लगाना पड़ेगा, और जहां पे नल है वहां पे मैं 0 को क्या कर दूंगा? रिप्लेस करवा दूंगा। इसका मतलब है फंक्शन के अंदर फंक्शन लग सकता है, नेस्टेड फंक्शंस का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, फंक्शन के अंदर फंक्शन हम लगा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट स्लाइड के अंदर उसने इसकी एग्जांपल भी दे दी है। एवरेज का फंक्शन है, उसके अंदर कमीशन परसेंटेज को मैंने नल के फंक्शन में रखा है, और वहाँ पे जहाँ पे उसे नल मिलेगा वहाँ पे वो क्या रिटर्न कर देगा? 0।
अब आप यहाँ पे एवरेज देखें तो 0.0425 है, और क्योंकि अब ये 13 से डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे 3 से डिवाइड कर रहे थे ये तो 0.2125 आ रही थी, तो ये काफ़ी कम हो गई है, क्योंकि अब डिवीजन जो है वो 3 के बजाय 13 या 15 से हो रही है, इसकी टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड से हो रही है। क्या ये बात समझ आती है आपको? जी सर। क्रिएटिंग ग्रुप्स ऑफ डाटा। अच्छा, मैं कहता हूँ यार मुझे हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी दिखा दो। अभी तक हम जो कर रहे थे पीछे, उसमें पूरे टेबल का सम था, एवरेज थी, काउंट था, पूरे टेबल का था। यहाँ वेयर लगा देते थे तो किसी एक का आ जाता था। अगर मैं कहता हूँ हर डिपार्टमेंट आईडी की अलग अलग मुझे एवरेज सैलरी दिखाओ, तो इसके लिए हमें मेन डाटे के अंदर सब ग्रुप्स बनाने पड़ने हैं। ठीक है, वो कैसे बनते हैं, ये आगे हमारे पास ग्रुप बाय की एक्सप्रेशन, नई क्लॉज ऐड हो रही है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप बाय की क्लॉज। डिवाइड rows in table into smaller groups by using the group by clause, ये हमारे पास उसकी एग्जांपल आ गई। Select department ID, average salary from employees, group by department ID। वो कहते हैं हर डिपार्टमेंट की अलग अलग सैलरी मुझे बता दें। तो हमने ग्रुप बना लिए हैं डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस के ऊपर। तो डिपार्टमेंट नंबर 10 की एवरेज सैलरी लहदा आ जाएगी, 20 की लहदा, 50 की लहदा, एंड सो ऑन। तो हर डिपार्टमेंट की सैलरी अलहदा अलहदा मुझे नज़र आ जाएगी। क्या ये आपको समझ आ रही है बात? यस सर। अच्छा, अब ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी कॉमा जॉब, आगे मैं जॉब भी दे देता हूँ। तो वो क्या करेगा, डिपार्टमेंट आईडी के अंदर जितने क्लर्क हैं उनकी लहदा एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा। डिपार्टमेंट आईडी 10 के अंदर जो मैनेजर्स हैं उनकी लहदा सैलरी कैलकुलेट करेगा। डिपार्टमेंट आईडी 10 के अंदर जो सेल्समैन है उनकी लहदा सैलरी करेगा। फिर डिपार्टमेंट नंबर 20 के तमाम जॉब्स की लहदा लहदा करेगा, फिर 30 की, फिर 40 की, इस तरह। इसका मतलब है ग्रुप के अंदर फर्दर सब ग्रुप भी बन सकता है। उसके लिए सिर्फ ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी के आगे कॉमा डाल के आप अगला एट्रीब्यूट का नाम बता देंगे, तो इस ग्रुप के अंदर फर्दर सब ग्रुपिंग उसके ऊपर हो जाएगी, और इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, आप जितने मर्जी एट्रीब्यूट्स दे सकते हैं। क्या ये बात समझ आती है आपको? यस सर। Select average salary from employees group by department ID. The group by column does not have to be in the select list. अब उसने एवरेज सैलरी निकाली है और डिपार्टमेंट आईडी उसमें मेंशन नहीं किया, तो सबकी एवरेज सैलरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसका मतलब है ग्रुप बाय के अंदर जो हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं उसका ऊपर सेलेक्ट की लिस्ट में होना जरूरी नहीं। सिंटेक्स में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट मौजूद नहीं। ग्रुपिंग मोर देन वन कॉलम, ये वही बात आ गई। डिपार्टमेंट आईडी और उसके आगे क्या आ गया, जॉब। सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट आईडी के आगे जॉब आईडी आ गया, और जॉब आईडी के आगे सम ऑफ सैलरी आ गया। तो डिपार्टमेंट आईडी 10 में एडिशनल असिस्टेंट, 20 में एमके मैन, 20 में एमके रिप्रेजेंटेटिव, एंड सो ऑन। इस तरह उसने 2 लेवल के डिपार्टमेंट सब ग्रुपिंग कर लिए, पहले डिपार्टमेंट आईडी की बेसिस के ऊपर, और फिर डिपार्टमेंट आईडी के अंदर फर्दर जॉब आईडी की बेसिस के ऊपर। ये वही बात है जो भी मैंने पहले आपको बताई है, ये उसकी उसने एग्जांपल भी यहाँ पे दे दी है। इसमें किसी को कोई इशू? नो सर। Any column or expression in the select list that is not an aggregate function must be in the group or by clause. Select department ID, count last name from employees। देखो ये जो क्यूरी पहली क्यूरी लिखी हुई है इसमें प्रॉब्लम ये है कि काउंट ऑफ लास्ट नेम मैंने बताना है कि टोटल टेबल में कितने काउंट नेम है, तो एक रिजल्ट आना है। डिपार्टमेंट आईडी 10 है, तो एक कॉलम में 10 वैल्यूज आएंगी और एक में एक वैल्यू आएगी, ये तो मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है क्यूरी में कोई एरर है। एरर क्या है कि सिलेक्ट की लिस्ट में जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं सबके ऊपर आपने ग्रुप फंक्शन लगाना है।
और अगर किसी के ऊपर ग्रुप फंक्शन नहीं लगाना तो फिर उसे ग्रुप बाय की क्लॉज में ऐड करना। इन दो बातों के अलावा कोई तीसरा तरीकाकार करेंगे तो वो एरर हमें दे देगा। ठीक हो गया जी। सो आगे हैं, सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, एवरेज सैलरी। अब सिलेक्ट की लिस्ट में दो एट्रीब्यूट्स मैंने रखे हैं, एक के ऊपर ग्रुप फंक्शन लगाया, दूसरे के ऊपर ग्रुप फंक्शन नहीं लगाया। तो अब कंपल्शन है कि इसने ग्रुप बाय की क्लॉज में जाना। अगर मैं इसको ग्रुप बाय की क्लॉज में नहीं रखता, एक सेकंड के लिए अच्छा जी, यहां पे अब एक नई क्लॉज ऐड करने की हम बात कर रहे हैं। यू कैन नॉट यूज द वेयर क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स, यू यूज द हैविंग क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स, यू कैन नॉट यूज ग्रुप फंक्शंस इन द वेयर क्लास। आराम से सादी सी बात याद रखें, वेयर एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 8,000, ग्रुप फंक्शन अगर कंडीशन के लेफ्ट साइड पे आ रहा है, ग्रुप फंक्शन कंडीशन के कहां पे आ रहा है, लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है, तो ये वेयर में नहीं लग सकता, इसके लिए हैविंग की क्लॉज इस्तेमाल करें। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर ग्रुप फंक्शन को हमने कंडीशन के तौर पे इस्तेमाल करना है और कंडीशन पे ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लगाना है, तो वो वेयर में नहीं लगेगा, हैविंग में लगेगा। ये बात समझ आ रही है हमें? ये जो रिस्ट्रिक्ट, ये हमारे पास हैविंग की क्लॉज है। यूज द हैविंग क्लॉज टू रिस्ट्रिक्ट ग्रुप्स। रोज आर सर ग्रुप अगर द हम यहाँ ग्रुप पे कर फंक्शन इज देते अप्लाइड 8,000 लेस देन, पूछ लूं क्वेश्चन? हाँ हाँ श्योर श्योर। अगर हम यहाँ पे कर देते 8,000 लेस देन एवरेज सैलरी तो फिर हो जाना तो वो, अच्छा, अब क्योंकि ग्रुप फंक्शन अगर हमने राइट साइड पे इस्तेमाल करना है, तो राइट साइड पे इस्तेमाल करने के लिए सब क्यूरी में इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब क्यूरी क्या होती है? जो छठा चैप्टर है हमारा वो सब क्यूरीज का, जो अगला चैप्टर है हमारा वो सब क्यूरीज का। अच्छा, अब अगली बात मुझे बताओ, अगर मैंने ग्रुप फंक्शन कंडीशन के दोनों तरफ इस्तेमाल करना है तो अब कैसे इस्तेमाल करूंगा? जी, लेफ्ट साइड पे इस्तेमाल करना है तो क्या इस्तेमाल करना है? राइट साइड पे इस्तेमाल करना है तो क्या इस्तेमाल करना है? सब क्यूरीज। और दोनों तरफ इस्तेमाल करना है तो क्या करना है? हैविंग के साथ सब हैविंग में सब क्यूरी लगाऊंगा, फिर किसमें सब क्यूरी लगाऊंगा? हैविंग में सब क्यूरी लगाऊंगा। ठीक हो गया, आगे आ जाइए। Select department ID, maximum salary from employees, group by department ID having maximum salary greater than 10,000.
10,000 से ज्यादा सैलरी वाले लोग मुझे दिखा दें, तो ये अब क्योंकि मैक्स सैलरी को हम कंपेयर कर रहे हैं तो वो हैविंग में लगेगा। वो कहाँ लगेगा? हैविंग। दोबारा आसान सी बात है जो याद रखनी है, किस जगह पे हमने वेयर को छोड़ के हैविंग इस्तेमाल करना है? जहां पे ग्रुप फंक्शन कंडीशन के लेफ्ट साइड के ऊपर आ रहा है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर अगर ग्रुप फंक्शन राइट साइड पे ही होगा कंडीशन के, तब वेयर ही यूज करेंगे? वेयर ही इस्तेमाल होगा, लेकिन सब क्यूरी साथ लगानी पड़ेगी। सब क्यूरी कैसे लगाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। और अगर और लगेगा वो वेयर में, और अगर हैविंग में लगाना होगा तो कहाँ लगेगा? हैविंग के अंदर सब क्यूरी लगेगी। फिर अगर लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों पे हमने ग्रुप फंक्शन इस्तेमाल करना। अच्छा जी, ये वाली देखें आप, इसमें इंपॉर्टेंट बात किया, सारी क्लॉजेज लगी हुई है इसमें। सिलेक्ट की क्लॉज है, फ्रॉम की है, वेयर है, ग्रुप बाय है, हैविंग है, ऑर्डर बाय है। ये टोटल क्लॉजेज यही है आपके पास जो यहाँ पे नजर आ रही है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल। जॉब आईडी, सम ऑफ सैलरी जिसका नाम पेरोल रख दिया हमने, फ्रॉम एम्प्लॉयज जिनकी जॉब आईडी आरईपी नहीं होगी, ग्रुप बाय जॉब आईडी, जॉब के ऊपर हमने इसे ग्रुप कर लिया है। हैविंग सम ऑफ सैलरी इज ग्रेटर देन 13,000। तो देखो वेयर वाली कंडीशंस वेयर में ही लगनी है। हैविंग में सिर्फ कौन सी कंडीशन लगनी है? यहाँ पे ग्रुप फंक्शन कंडीशन कंडीशनल ऑपरेटर के लेफ्ट साइड के ऊपर लग रहा है। यहाँ पे ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे ग्रुप फंक्शन लगेगा, वो क्या कहलाएगा? हैविंग में इस्तेमाल होगा। बाकी तमाम कंडीशंस जो रूटीन की है वो वेयर में ही लगेंगी। हैविंग वेयर को रिप्लेस नहीं करता, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कंडीशन में इस्तेमाल करना है। जब ग्रुप फंक्शन ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे लगा हुआ होगा तो हम किसको इस्तेमाल करेंगे? हैविंग को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कहीं पर भी हम हैविंग को इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्या ये बात समझ आती है आपको? यस सर। चलिए, अभी तक हम लोगों ने क्या बातें की है जरा उसको याद कर लें। हमने कहा ग्रुप फंक्शन लगाए जा सकते हैं, सिलेक्ट की क्लॉज में ग्रुप फंक्शन देंगे और वो ग्रुप होके नजर आ जाएंगे। फिर हम लोगों ने कहा कि सिलेक्ट की लिस्ट में तमाम के ऊपर ग्रुप फंक्शन लगाना जरूरी है। अगर किसी के ऊपर ग्रुप फंक्शन नहीं लगाएंगे तो फिर उसे ग्रुप बाय की क्लॉज में ऐड करना पड़ेगा। ग्रुप बाय की क्लॉज से क्या होता है? ग्रुप हम कंप्लीट डाटे के अंदर सब ग्रुप्स बना लेते हैं। उन सब ग्रुप्स के अंदर कोमा डाल के एक और नाम देते हैं तो 2 सब ग्रुप्स, 3 सब ग्रुप के अंदर सब ग्रुप, उसके अंदर सब ग्रुप बनाए जा सकते हैं जितने ग्रुप्स। फिर हम लोगों ने कहा कि अगर ग्रुप फंक्शन को हमने कंडीशंस में इस्तेमाल करना है, वेयर की क्लॉज में इस्तेमाल करना है, तो वेयर में वो राइट साइड पे तो इस्तेमाल हो सकता है सब क्यूरी के अंदर, लेफ्ट साइड पे हैविंग इस्तेमाल वेयर में इस्तेमाल नहीं हो सकता। अगर ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे ग्रुप फंक्शन आपने लगाना है तो वेयर की जगह किस में लगेगा? हैविंग की क्लॉज में लगेगा। और उसके बाद हम लोगों ने कहा ये टोटल बातें हमने ग्रुप फंक्शंस के मुतालिक अभी तक की। इसके अलावा कोई बात भी हमने ग्रुप फंक्शन के मुतालिक नहीं की। ये बात समझ आती है सर आपको? हम दो एट्रीब्यूट्स को सम कर सकते हैं, जैसे एक सैलरी को या एक और एट्रीब्यूट को, दोनों को आपस में। सैलरी प्लस कमीशन अगर मैंने करना है तो मैं प्लस का साइन डाल दूंगा, उसके लिए सम करने की जरूरत नहीं। ओके। आप ये देखो ना, ग्रुप फंक्शन जब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं तो मैं पूरे कॉलम की वैल्यूज को ऐड कर रहा हूं। जब आप 2 एट्रीब्यूट्स को करने की बात है तो वो हॉरिजॉन्टल एडिशन हो रही है, वो वर्टिकल एडिशन नहीं हो रही। क्या आप मेरी बात समझ पा रही? जी सर। ठीक हो। हाँ, मैं कहता हूं सैलरी और कमीशन तमाम लोगों का ऐड करके टोटल ले लो उसका, तो वो सम के फंक्शन में लगा दूंगा। समझ आइए ये बात? ये बात नहीं समझ आई। ये बात ही है, बिल्कुल आसान सी बात है अगर ये चल रहा हो तो। मैंने
select sum cell plus commission. ये नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो ये हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ओके। दो कॉलम्स को ऐड करें और उसके बाद उसका दोबारा हम क्या ले लेंगे, तो वो क्या करेगा, तमाम लोगों की सैलरी और कमीशन को ऐड करके उसकी क्या कर देगा हमें। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूँ, सम ऑफ ये आ गया। अच्छा जी, अगर मैं कहता हूँ ये हर डिपार्टमेंट की अलहदा अलहदा मुझे नजर आ जाए तो फिर क्या होगा, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर है, डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर ही, ठीक है। इधर डेप नंबर को शो भी कर देते हैं। ये हमारे पास है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात देखें। डिपार्टमेंट नंबर 20 की सैलरी है 66,000 और सैलरी प्लस कमीशन है नल। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 20 में तमाम लोगों का कमीशन क्या था, नल। नल को जब किसी वैल्यू में ऐड करोगे तो वो वैल्यू भी नल हो जाएगी। नल जीरो नहीं होता, नल में कोई चीज ऐड करोगे माइनस करोगे तो रिजल्टेंट भी क्या होगा, नल होगा। तो इसीलिए डिपार्टमेंट नंबर 20 में कोई आपको सैलरी प्लस कमीशन में कुछ नजर नहीं आ रहा, सैलरी अकेली नजर आ रही है आपको। ये बात समझ आती है हमें? अच्छा अच्छा, नेस्टिंग ग्रुप फंक्शन, मैक्सिमम एवरेज सैलरी, क्या चीज आ गई, मैक्सिमम एवरेज सैलरी। पहले वो तमाम की एवरेज सैलरी निकाल लेगा, फिर उसमें जिसकी एवरेज सैलरी सबसे ज्यादा होगी वो डिस्प्ले करवा देगा। ये बात समझ आती है? इसमें किसी को कोई इशू? No, sir. अच्छा अच्छा, चले क्यूरी लिखें जी आप। मुझे डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 के उन लोगों की एवरेज सैलरी दिखा दें जिनका सैलरी ग्रेड ए हो या बी हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कहा डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 की मुझे क्या दिखा दें, एवरेज सैलरी दिखा दें उन एम्प्लॉयज की जिनका सैलरी ग्रेड ए हो या बी हो। क्यूरी सुन ली है आप लोगों ने? जी जी, क्यूरी सुन ली है आप लोगों ने? Yes, sir. Yes, sir. चलें लिखें जल्दी से।
सर लिख लिया। जी, जिन्होंने लिख ली है वो ज़रा आप मैसेज में कॉपी करें, मैं इसको रन करके देख लूँ। अच्छा, पहले खलीलुल्लाह आपकी मैं वो कॉपी कर रहा हूँ। आप लोगों का ये एसक्यूएल वाला चल पड़ा है ना? यस सर, चल रहा है। एवरेज एम्प्लॉय डॉट सेल की आ गई फ्रॉम एम्प्लॉय सेल ग्रेड where m dot depth number in 10 20 30 and cell grade like a and a और b वाला होना चाहिए and m dot cell between low cell and high cell। एक कंडीशन आपने कम लगाई है and सॉरी cell सर, grade like ग्रेड ए और बी दोनों होने चाहिए थे, तो लाइक की जगह आप इन करके ए और बी लगा दोगे तो वो चल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक। ठीक है। और सैलरी आ क्यों नहीं रही यार? डिपार्टमेंट 10 नंबर 10 20 30 में ए और बी वाला कोई ग्रेड नहीं। ग्रेड ए बी है कि 1 2 3 है? सर 1 2 3 है। ग्रेड ए और बी है। यार 1 2 लगा के देख लेते हैं ना। ग्रेड इन 1 2। हाँ, ग्रेड 1 2 3 करके तो 1 और 2 आ जाएंगे हमारे पास। ये बात समझ आ गई हमें? यस सर। चलें, मुझे वो वाले मैनेजर्स की एवरेज सैलरी बता दें और उनका काउंट बता दें हर डिपार्टमेंट के अंदर, हर उस डिपार्टमेंट के अंदर जिस डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो और 15,000 से कम हो। मुझे मैनेजर का काउंट, मैनेजर्स की एवरेज सैलरी चाहिए, डिपार्टमेंट आईडी साथ चाहिए उन डिपार्टमेंट्स का जिनकी एवरेज सैलरी 10,000 से ज़्यादा हो और 15,000 से कम। सर एक क्वेरी में मल्टीपल हैविंग स्टेटमेंट्स रख सकती है? यार हैविंग स्टेटमेंट एक लगेगी, उसके अंदर 50 आप कंडीशंस लगा दें। चलो ग्रुप ठीक। बाय ग्रेटर देन 20 एंड ग्रुप बाय लेस देन 20 एंड ग्रुप बाय इक्वल टू नॉट इक्वल टू 20, ये जितनी मर्जी एंड और लगा के करते जाएं, हैविंग एक ही लगेगा, क्लॉज एक ही होएगी। चलो ठीक। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैं कैमरा बंद कर देता हूँ तो स्क्रीन तो आपको नजर आती रहती है ना? जी। चलो बस ठीक है, मैं नाश्ता कर लूँ। क्यूरी लिख के मुझे बताएं।
आप में से कोई क्यूरी रिपीट करते? तलहा मुनीर को ने क्यूरी नहीं सुनी। इतनी मुश्किल क्यूरी तो नहीं है कि अभी तक लिखी नहीं है आप लोगों ने। इकरा चेक करें, ये चल रही है। चलें जी, चल भी रही है। डिपार्टमेंट नंबर, एवरेज सैलरी, काउंट मैनेजर, फ्रॉम एम्प्लॉय हैविंग एवरेज सैलरी ग्रेटर देन 10,000 एंड लेस देन 15,000 एंड ग्रुप बाय डेप नंबर। ठीक हो, चले। जो हमारे पास परसों का लेक्चर होना है, मैं कोशिश करूंगा, आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उसका लेक्चर जो आपके पास छठा है वो आज रिकॉर्ड करवा के अपलोड कर दूं। आप लोगों ने वो वहाँ से सुन लेना है, और परसों के लेक्चर में हम चौथे और छठे की एक क्वेश्चन आंसर सेशन पहले करेंगे और फिर एक क्विज कर लेंगे। सो हमारे पास थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि ये काम हमने करना कैसा है। और अगर मैंने लेक्चर ना दिया आप लोगों को तो फिर पहले हम लेक्चर करेंगे और आफ्टरनून वाले सेशन के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। और पेपर्स का मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर ही बताऊंगा, तो हम करते हैं उसका कुछ, बताते हैं आपको डिटेल्स। सर को इसका सिलेबस क्या है? ये सारी क्यूरीज होंगी, जो एसक्यूएल वाली क्यूरीज हैं वो सारी शामिल होंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं सब क्यूरी कहता हूँ तो उसमें मैं ग्रुप फंक्शन भी पूछूंगा, सिंगल रो फंक्शन भी आ जाएगा, तो उसमें कोई चीज़ एक्सक्लूड नहीं हो सकती। ठीक हो गया? तो क्यूरीज सारी की सारी हम पूछेंगे, सिर्फ क्यूरीज ही पूछेंगे। ठीक है। ठीक हो गया? ये आप बेटा क्या लिख रहे हैं अफशीन, जरा मुझे बोल के बता दें। सर मैं कह रही हूँ कि हमने चैप्टर नंबर 4 में आपने 20 स्लाइड्स करवाई थी, तो वहीं तक करना था, आगे भी स्लाइड्स थी ना? क्यों? हाँ नहीं, वो सिंटेक्स का फर्क है, ज्वाइन वही वाले हैं, यानी कि ओके सर। इक्वी ज्वाइन नॉन इक्वी ज्वाइन का दूसरा सिंटेक्स है। ठीक है, तो हमने जहां तक पढ़ा है हमने वहीं तक करना, उससे आगे नहीं करना। तो सर जो असाइनमेंट की प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके सिर्फ 4 आ रहे हैं पार्ट 1 नहीं, के। सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ओके जितना सर। पढ़ा है उससे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। सर असाइनमेंट की सबमिशन का बता दें। अभी तक करवाई नहीं है आप लोगों ने, मंडे सर को कहा आज नहीं था रात मैंने तक आप लोगों करवानी थी। बताया ही नहीं। चलें, फिर आप लोग ऐसा करें कि चौथे चैप्टर की भी ऐड करें इसमें। अब ये हो गया तीसरा, चौथा और पांचवा चैप्टर, इसकी आपने बुध वाले दिन करवा देनी, जुमेरात वाले दिन करवा देनी लेक्चर के टाइम। सर मैंने थर्ड और ठीक फोर्थ ऑलरेडी टीएस को सेंड कर दी हुई है, अब मैं फोर्थ सिर्फ सेंड ठीक कर हो, दूं? हाँ फोर्थ सेंड कर दें, जिन्होंने कोई नहीं की वो तीनों सेंड कर दें। ओ फिफ्थ आई मीन, थैंक यू सर। शुक्रिया।